Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. RAC की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में VARS की बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, साथ ही साथ हर एक कंपोनेंट के क्या क्या यूजेस हैं वो देखे थे, वर्किंग देखी थी हर एक कंपोनेंट की। उसके बाद हमने एक डायग्राम कंक्लूड कर लिया था जिसमें हमने बता दिया था इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होती है, जनरेटर को भी हीट की सप्लाई होती है, जबकि कंडेंसर और एब्जॉर्बर दोनों एटमॉस्फेयर को हीट रिजेक्ट करते हैं। यहाँ तक हमने VARS के बेसिक प्रिंसिपल को समझा था। अब हम निकालते हैं VARS की COP क्या होगी। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। VCRS के लिए भी सेम हमने COP निकालना सीखा था। दो टर्म होती है, एक होती है एफिशिएंसी, एक होती है COP। जितने भी वर्क या एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं उनके लिए हम निकालते हैं COP। जो डिवाइस वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं उनके लिए निकालते हैं हम एफिशिएंसी। जैसे इंजन्स जितने भी हैं उनके लिए हम निकालेंगे एफिशिएंसी, और जितने भी रेफ्रिजरेशन की सिस्टम्स हैं उनके लिए हम निकालेंगे COP। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने इतना समझ लिया था कि यहाँ पर एक साइड कंडेंसर इवापोरेटर है, एक साइड जनरेटर एब्जॉर्बर है। तो यहाँ पर COP निकालने का एक तरीका है सिंपल सा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडेंसर और इवापोरेटर को एक यूनिट मानते हैं, इनकी अलग से COP निकालते हैं, और जनरेटर और एब्जॉर्बर की अलग से COP निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ स्लाइड में पूरा कंप्लीट आ नहीं रहा है। सबसे ऊपर जो टेम्परेचर है वो है TG, जनरेटर का टेम्परेचर। यानी सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा बनाया, जनरेटर और एब्जॉर्बर का। हमने क्या बनाया, जो जनरेटर है वो क्या कर रहा है, जनरेटर और एब्जॉर्बर को हमने माना एज ए हीट इंजन। जनरेटर को हमने QG अमाउंट ऑफ हीट की सप्लाई की, ठीक है। वहां पर फिर एब्जॉर्बर ने कितनी हीट रिजेक्ट की, QA, और सिस्टम से यहाँ वर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो वर्क हम यूटिलाइज कर रहे हैं कहाँ पर, दूसरी साइड हमने एक सिस्टम बना दिया रेफ्रिजरेटर यानी इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच में। हमने क्या किया है, एक साइड लिया हमने जनरेटर और एब्जॉर्बर, एक साइड हमने ले लिया कंडेंसर और इवापोरेटर। जनरेटर और जो एब्जॉर्बर है वो वर्क करेगा एज ए इंजन की तरह, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटर हीट दे रहा है QG, सप्लाई हो रही है हीट की, एब्जॉर्बर रिजेक्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट QA। यहाँ से वर्क प्रोड्यूस होगा WE, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रन कराने में, जिसमें दो टेम्परेचर हैं, TE यानी कि इवापोरेटर का प्रेशर, TO यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन टेम्परेचर लिमिट है। हाईएस्ट है TG जो जनरेटर में है, फिर आता है TC या TO जो कंडेंसर टेम्परेचर है, उसी पे ही हमारा एब्जॉर्बर हीट रिजेक्ट करेगा। तो दूसरा टेम्परेचर हो गया TO टेम्परेचर जिसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तीसरा टेम्परेचर है हमारे पास इवापोरेटर प्रेशर। तो TG से QG अमाउंट निकली और QA अमाउंट किसने हीट रिजेक्ट की, एब्जॉर्बर में। वहां से जो वर्क प्रोड्यूस हुआ उसका यूटिलाइजेशन हुआ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, यानी TE इवापोरेटर ने कितनी हीट रिजेक्ट की है, कितनी एब्जॉर्ब की है, वो है QE। वहां से उसने कंडेंसर ने कितनी हीट रिजेक्ट की, वो है QC। यानी जो चार पार्ट थे उनको यूज करते हुए हमने एक तरफ बना दिया इंजन, एक तरफ बना दिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये COP निकालने का तरीका है। दूसरा तरीका COP निकालने का हमारे पास क्या है, पूरा सिस्टम देखा, उसमें क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। यानी हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है और हमें कितना एनर्जी की सप्लाई करनी होती है। हमने बेसिकली COP की डेफिनेशन अभी तक यही पढ़ी थी कि हमें कितना डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा और उस इफेक्ट के लिए हमें कितनी एनर्जी इनपुट करानी पड़ेगी। अभी तक हम वर्क ऑपरेटिंग यूनिट पढ़ रहे थे तो हम वर्क इनपुट करा रहे थे, अब यहाँ पर हम हीट इनपुट करवा रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म में हीट इनपुट करा रहे हैं। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, QE। हमें हीट कितनी इनपुट करानी पड़ रही है, वो है QG। तो हमारा COP कितना होगा, QE अपॉन में QG। साथ ही साथ यहाँ पर पंप को भी ऑपरेट कराने के लिए वर्क चाहिए होता है, तो वो भी लिख सकते हैं, बट क्या हो जाएगा, QE अपॉन में QG प्लस W पंप। बट W पंप को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ याद रखना है QE अपॉन में QG। दूसरा तरीका, अब इसको या तो निकालो QE अपॉन QG से, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हमने COP निकालने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तरफ इसको बनाया इंजन, दूसरी साइड बनाया रेफ्रिजरेटर। तो हमें क्या निकालना है, COP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सिस्टम है वो एक इंजन है, जनरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में,
उसको एफिशिएंसी निकलेगी, तो उसकी एफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी साइड इवेपोरेटर और कंडेंसर मिलकर बना रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसकी क्या निकलेगी, COP। तो इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, इंजन की एफिशिएंसी निकलती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट कितना है, हमें यहाँ पे लिखनी है कार्नोट की एफिशिएंसी, जो कितनी है, TG माइनस TO अपॉन में TG। कैसे निकली, एफिशिएंसी निकलती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो एफिशिएंसी में आउटपुट है WE यानी वर्क WE, अपॉन में इनपुट कितना है, QG। कितना है, QG। वर्क जो है WE उसको हम क्या लिख सकते हैं, QG माइनस में QA। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इनपुट पे कितनी है, QG, वो बराबर होगी QA प्लस WE के, यानी टोटल एनर्जी इनपुट में इतनी आई थी और आउटपुट में आ रही है WE प्लस QA। तो WE की वैल्यू क्या आ जाएगी, QG माइनस QA, यानी एफिशिएंसी आएगी QG माइनस QA डिवाइडेड बाय QG। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था कि टेम्परेचर स्केल पे जो एनर्जी है वो डायरेक्ट फंक्शन होती है टेम्परेचर का, हीट जो होती है वो डायरेक्ट फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो यहाँ पर हम QG को क्या लिख सकते हैं, TG, QA को क्या लिख सकते हैं, TO अपॉन में QG, तो QG की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, TG। ये आगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। अब हमें निकालनी है सेकेंड थिंग, COP। नीचे वाले सिस्टम जो इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में ऑपरेट हो रहा है उसकी COP निकालनी है। तो COP कैसे निकलेगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, QE, वर्क इनपुट कितना है, WE। तो हम क्या लिख सकते हैं, WE को QC माइनस में QE, यही होगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट करेंगे। आउटपुट कितना है, QC, इनपुट है WE प्लस QE। तो यहाँ से WE क्या निकलेगा, QC माइनस QE, यानी जो COP निकल के आएगी वो आएगी QE डिवाइडेड बाय QC माइनस QE। तो QE को क्या लिख सकते हैं, TE अपॉन में QC, कौन सा टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, TOC। कौन कौन सी, TG माइनस TO अपॉन में TG इंटू में TE अपॉन में TO माइनस TE, यानी ये आती है हमारी COP ऑफ आइडियल VARS सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अवर VCRS। यानी अगर हम कंपेयर करें VARS को VCRS से तो हमें क्या क्या एडवांटेज होंगे। फर्स्ट एडवांटेज है, एज देयर इज नो मूविंग पार्ट्स इन द एंटायर सिस्टम द ऑपरेशन इज इसेंशियली क्वाइट एंड सब्जेक्टेड टू ए वेरी लिटिल वियर सो दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। यहाँ पर क्या है, VARS के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे कंप्रेशर था तो वहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होगा VCRS में। VCRS और VARS में यही फर्क आता है कि VCRS में क्या था, कंप्रेशर था, और यहाँ कंप्रेशर नहीं है। कंप्रेशर में क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। इस वजह से वहाँ पर वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है VCRS सिस्टम के अंदर, इसलिए वहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन VARS में हम कंप्रेशर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, यानी वियर एंड टियर कम होगा, लॉसेस कम होंगे और हमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगी। नेक्स्ट, द पंप मोटर इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड विद द कंप्रेशर मोटर। अब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कंप्रेशर है या पंप है, दोनों को रोटेट करवाने के लिए मोटर चाहिए, बट पंप की यहाँ पे स्मॉल मोटर से मतलब यह है कि यहाँ पे पंप को चलाने के लिए जो वर्क रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू कंप्रेशर। यानी कंप्रेशर को अगर हमें रन करवाना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट देना पड़ेगा, जबकि पंप के लिए कम वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज यूज द थर्मल एनर्जी, दे कैन बी यूज इन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक पावर इज हार्ड टू ऑब्टेन। कंप्रेशर को रन करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी क्योंकि वर्क चाहिए था VCRS के अंदर, जबकि VARS में कंप्रेशर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लगा हुआ है जनरेटर जिसको हीट चाहिए। यानी हम इसका यूज़ ऐसे एरिया में भी कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, हीट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन यूनिट कैन बी बिल्ट इन कैपेसिटीज वेल अबव 1000 टन्स। यानी इसका यूज़ हम, अगर हमें 1000 टन से ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो स्पेस का रिक्वायरमेंट है वो लेस है, VARS के लिए जो स्पेस चाहिए वो कंपेरेटिवली VCRS कम है।
बेसिकली अगर हमें कंपैरिजन करना हो VCRS और VARS का, सबसे पहले कंपैरिजन होगा, यहाँ कंप्रेशर नहीं लगा होता, कंप्रेशर की जगह लगा होता है जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। यहाँ पर हमें वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ रिक्वायरमेंट होती है हीट की। तो यहाँ पर अगर हीट की रिक्वायरमेंट है तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेशर की तुलना में यहाँ पे पंप को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई वियर एंड टीयर नहीं होगा, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, यहाँ पर लॉसेस कम है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं हम 1 by 1 पॉइंट को लिंक करते हुए। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो है कंप्रेशर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, थैंक यू।